What's going on everyone? Welcome back to 5 Sports। और IPL 2024 पूरी तरीके से हर जगह धूम मचा रहा है एंड एज यूजुअल हम आपके पास इस टूर्नामेंट से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट लेकर के सुबह सुबह हाजिर हो गए हैं। एंड ऑब्वियसली आज होने वाले बड़े मैच यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्रीव्यू और प्रेडिक्शन भी होने वाला है। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि कोई बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल करके आई है। और बिना देर किए सबसे पहली अपडेट के बारे में अगर बात करें तो बीसीसीआई ने 16 अप्रैल को अहमदाबाद में आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजीज के साथ मीटिंग रखी है और मीटिंग का मेन एजेंडा होने वाला है 2025 का मेगा ऑक्शन। जैसे कि आप जानते हो हम इस चैनल पर पिछले तकरीबन 6-8 महीने से आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2025 में बीसीसीआई एक बार फिर से मेगा ऑक्शन कराने की तैयारी कर रही है क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे बड़े प्लेयर का रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है। कुछ फ्रेंचाइजीज मेगा ऑक्शन चाहती हैं और कुछ फ्रेंचाइजीज जिन्होंने अच्छे से अपनी स्क्वाड बना रखी है उनके ऊपर रिजर्वेशन है। तो बीसीसीआई को अब इस मीटिंग में मेन प्लान यह बनाना है कि किस तरीके से मेगा ऑक्शन को कंडक्ट करना है और उसके साथ साथ क्या राइट टू मैच कार्ड की ऑक्शन में वापसी होनी चाहिए, कितने प्लेयर को रिटेन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। खबर है कि मुंबई इंडियंस ने इस बात को रखा है कि कम से कम 8 प्लेयर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले आपको रिटेन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। काफी सारे फ्रेंचाइजीज ने भी इस पर हामी भरी है। तो काफी सारे बहुत बड़े बड़े एजेंडाज इस मीटिंग में सेट होने वाले हैं और इस पर अगर जल्दी से आपको अपना ओपिनियन दे तो देखो मेरे हिसाब से यार मैं तो इस बात का थोड़ा सा फैन रहा हूं कि मेगा ऑक्शन हो या फिर मिनी ऑक्शन, लेकिन ऑक्शन जरूर होना चाहिए क्योंकि आपको याद होगा कि बीच में न्यूज आई थी कि पूरी तरीके से ट्रांसफर की तरफ हम चले जाएंगे, ट्रेडिंग की तरफ चले जाएंगे और ऑक्शन बंद हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऑक्शन अगर होता है तो उससे थोड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ना ऑक्शन को बंद नहीं करेगा क्योंकि वो अपने आप में एक इवेंट है। उसकी आप टिकटें अब बेचने लगे हो, आप फैंस को वहां लेकर के जाते हो, उसका ब्रॉडकास्टर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। रिटेन खिलाड़ी रिलीज खिलाड़ियों की जब लिस्ट आती है तो वो टीवी पर चलाई जाती है, उसके बाद जब ऑक्शन होता है तो वो टीवी पर चलता है, उसका पूरा बिल्डअप हर दिन लोग देखते हैं, लाखों लोग उसको अपनी तरफ से देखने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके बारे में बस बहुत क्रिएट होती है। तो आई एम रियली हैप्पी कि ऑक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, अब मेगा ऑक्शन क्या होना चाहिए, किस स्तर का होना चाहिए, ये आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। लेकिन देखो यहां पर 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि अगर आप ऐसे ही हर 3-3 साल पे मेगा ऑक्शन करवाते रहोगे तो किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए एक सेटल स्क्वाड बनाना और एक लॉयल फैन आर्मी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि होता यह है कि जिनके ऑलरेडी फैन बने हुए हैं, जिनके ऑलरेडी मार्केटेबल वैल्यू है, जैसे मुंबई हो गई, केकेआर हो गई, बैंगलोर हो गई, चेन्नई हो गई, इनके अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं एक तो उनकी रिसर्च बहुत ही खराब रहती है, उनकी जो ऑक्शन की स्ट्रेटजीज है वो बहुत ज्यादा खराब रहती है। जैसे पंजाब हो गई, इवन सनराइजर्स हैदराबाद ने 2022 में गड़बड़ किया था, इवन केकेआर ने भी 2022 के मेगा ऑक्शन में गड़बड़ किया था और काफी लंबा टाइम उनको लगा उससे रिकवर करने के लिए। दिल्ली को भी आप वहां पे रख सकते हो। तो जो फ्रेंचाइजीज अच्छे से सेटल्ड हैं वो तो यही चाहेंगे कि मेगा ऑक्शन ना हो, मिनी ऑक्शन हो। भाई रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों में से जो आपको करना है करते रहो। जिनकी स्क्वाड सेटल नहीं होती है वो चाहेंगे कि मेगा ऑक्शन हो क्योंकि आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे अपने स्क्वाड बनाने के लिए। वरना प्लेयर आएगा ही नहीं ऑक्शन में तो आप कैसे अपने स्क्वाड को दुरुस्त करोगे। 2-4 प्लेयर के अलावा कोई बहुत बड़ा प्लेयर आता भी नहीं है। तो ये एक परेशानी है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप किस आइडिया से थोड़े ज्यादा सहमत हो। लेकिन अगर ऐसे बार बार मेगा ऑक्शन होता रहेगा तो जाहिर सी बात है सब तमाम फ्रेंचाइजीज के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी। लेकिन अगर मेगा ऑक्शन नहीं होगा तो वो फ्रेंचाइजीज जो अच्छा काम नहीं करा है उन्होंने पिछले मेगा ऑक्शन में, उनके लिए परेशानी हो जाएगी। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर वाइजैक वो पहुंच चुके हैं दिल्ली कैपिटल से अपना मैच खेलने के लिए। और आज शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक बहुत ही हार्डकोर उनका प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। और उसी प्रैक्टिस सेशन में नीतीश राणा की अपडेट निकल करके सामने आए, ऐसे भाई अंदेशा लगाया जा रहा है। बिकॉज नीतीश राणा कोलकाता नाइट राइडर्स के वाइस कैप्टन है और जब से वो इंजर्ड हुए हैं, पिछला मैच जब से उन्होंने मिस किया है, कोई बहुत ज्यादा अपडेट उनके ऊपर हमें मालूम नहीं पड़ा है। तो होपफुली जब वो प्रैक्टिस सेशन में आएंगे, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं, तो होपफुली वहां पर हमें कुछ जरूर जानने को मिलेगा। और उसके साथ साथ मिचेल स्टार्क के ऊपर भी अब थोड़े बहुत सवाल उठने लगे हैं। हालांकि यहां
पर अभी मेरे नजर में तो कोई डाउट नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो मिचेल स्टार्क के साथ ही परसिस्ट करने वाली हैं, बिकॉज गौतम गंभीर पहली बात तो बिलीव करते हैं खिलाड़ियों को लंबी रस्सी देने में। हमने देखा था दीपक हुडा को पिछले साल उन्होंने कितना सपोर्ट किया था, और उसके साथ साथ कॉस्ट संग फैलेसी भी यहां पर आ जाती है। अब आपने 24 करोड़ खर्चा किया है तो आप अब प्रेशर महसूस करते हो इतने बड़े खिलाड़ी को बेंच पर बिठाने के लिए, तो मिचेल स्टार्क खेलने वाले हैं। जो लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी जगह चमीरा को खिलाया जा सकता है, अभी तो फिलहाल होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और नीतीश राणा के ऊपर भी आज हमें अपडेट मिल सकता है। वहीं दूसरी फिटनेस अपडेट है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल से रिलेटेड, जो कि पिछले मैच में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेले थे और निकोलस पूरन को कप्तानी करनी पड़ी थी। अब हमने इस चैनल पर कई बार बात की थी, एलएसजी के पहले मैच से पहले मैंने बात की थी कि भाई जब एनसीए ने आपसे बोला है कि कीपिंग मत करो, आप क्यों कीपिंग कर करके एक टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने पूरे करियर को दांव पे लगा रहे हो। अभी फिर से आपके क्वाड में अगर कुछ हो गया और फिर आपके 6-8 महीने निकल गए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। आपको साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, वहां पर आप जरूर एज अ टेस्ट क्रिकेटर जाना चाहोगे, आप टेस्ट कप्तानी का दावा ठोकना चाहोगे अगर आप आगे जाकर के ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करते हो। तो मेरे ख्याल से केएल राहुल ने वहां पर एक मिस्टेक की थी, और अब मैच से पहले ही डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से केएल राहुल रिकवर कर रहे हैं। क्या उनको एक मैच एज एन इंपैक्ट प्लेयर और खिलाना चाहिए, बिकॉज बैंगलोर में खेल रहे हैं, उनका होम ग्राउंड है, वहां पर उनको थोड़ा सपोर्ट भी मिल सकता है, कंडीशन से वो अच्छी तरह वाकिफ है, लोकल बॉय है। तो केएल राहुल की फिटनेस अपडेट फिलहाल यही है कि मैच से पहले उनके ऊपर फैसला लिया जाएगा, लेकिन अगर वो खेलते भी हैं, अगर वो पूरा मैच भी खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो विकेट कीपिंग करने वाले हैं। और वहीं जल्दी से आज के मैच का फटाफट प्रीव्यू किया जाए तो देखो सबसे पहले प्लेइंग 11 दोनों टीमों की देख लेते हैं, और शुरुआत करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 से, जिन्होंने ट्रेड विंडो में अच्छा काम नहीं किया, ऑक्शन में बहुत अच्छा काम नहीं किया, और अब उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इन्होंने की थी वो स्पिनर्स को ना खिलाना था, और अब एक ओवर एज अंडर परफॉर्मिंग कैप्टन के साथ ये फंसे हुए हैं। तो फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर कैमरन ग्रीन को भेज करके इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है। उसके बाद नंबर 4 पर हमें ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे, फिर रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, मयंक डागर। अब अलजारी जोसेफ की जगह लोकी फर्गसन की तरफ ये टीम देखने वाली है, ऐसी खबरें निकल करके आई हैं। रीस टोपली का ऑप्शन भी इनके पास है। उसके अलावा मोहम्मद सिराज और विजय कुमार वैश्विक पिछले मैच में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वो इस मैच में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि रजत पाटीदार बहुत ही ज्यादा नीचे खेल रहे हैं, और उतनी ही नीचे अगर आपने उनको खिलाना है तो उनको टीम से बाहर करो। वो कोई बहुत अच्छी फॉर्म में भी नहीं चल रहे हैं, बहुत प्रॉमिसिंग में नहीं दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी नहीं दिख रहे हैं। उनकी जगह आप महिपाल लोमरोर के टीम में डाल दो, क्योंकि उन्होंने एक मैच में अच्छा भी किया था, और आपको अनुज रावत और महिपाल लोमरोर में 2 थोड़े लेफ्ट हैंडर भी मिल जाएंगे। तो अगर बाय चांस आपको लगता है कि नंबर 4 पर लोमरोर को खिला सकते हैं, मैक्सवेल को थोड़ा नीचे कर देना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप सुयश प्रभु देसाई के साथ भी जा सकते हो, जो कि नंबर 5 नंबर 6 पर अच्छी बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। मुझे तो ठीक प्लेयर लगते हैं वो लोअर डाउन दी ऑर्डर, तो उनके साथ आप जा सकते हो। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप अगर आप एक को लगता है कि थोड़ा सा विकेट फंस के आ रही है तो एक एक्स्ट्रा पेसर की जगह आप यहां पर कर्ण शर्मा के साथ जाओ। अब जो लेग स्पिनर आपने भैया खरीदा है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, उम्मीद करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी कि वो अच्छी गेंदबाजी करके आपको दें। और यश दयाल से पहले मुझे लगता है आकाशदीप की तरफ भी आप देख सकते हो, बट यश दयाल को एज अ लेफ्ट आर्म सीमर काफी पसंद किया जा रहा है, उनको बैक किया जा रहा है। सो आई रियली डोंट नो कि किस तरफ ये टीम देखना चाहेगी, बट आई थिंक कि यश दयाल इज नॉट व्हाट यू थिंक ही इज, और एक आध मैच में अच्छी गेंदबाजी करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाता है 2-4 हिटें लगने के बाद। सो उस पर उनको काम करना पड़ेगा। और लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 देखें तो यहां पर केएल राहुल के साथ क्विंटन डी कॉक पारी की शुरुआत करेंगे, देन देवदत्त पडिक्कल, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, आयुष बदोनी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव और नवीन उल हक इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच, आप या तो मणिमरन सिद्धार्थ को खिला सकते हो जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था, या फिर आप दोबारा से यश ठाकुर की तरफ भी देख सकते हो। आप डिपेंड करता है कि फास्ट बॉलर स्पिनर में आप किसको चाहते हो। कृष्णप्पा गौतम का भी एक ऑप्शन आपके पास है अगर आपको ऑफ स्पिनर की जरूरत लगती है, लेकिन आरसीबी में बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर है नहीं, तो मोस्ट लाइकली आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरफ ही देखोगे अगर आपको एक स्पिनर की जरूरत लगती है तो। और अगर नहीं लगती तो यश ठाकुर का आपके पास ऑलरेडी एक विकल्प है। और मयंक यादव ने जिस तरीके से पिछले मैच में रफ्तार भरी गेंदबाजी की थी अगेंस्ट विराट कोहली, उनको गेंदबाजी करता देखने के लिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और एलएसजी का जो बैच है इंडियन यंग पेसर्स का, वो बहुत ही कमाल है। अभी तक शिवम मावे को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, युद्धवीर सिंह चरक बेंच पर बैठे हैं। उसके अलावा मयंक यादव हो गए, मोहसिन खान हो गए, यश ठाकुर हो गए, ये सब ऑलरेडी खेल रहे हैं। सो बहुत ही तगड़ा यहां पर यूनिट एलएसजी ने तैयार करके रखा है। उसके अलावा पेरक मनकड़ है, अर्शिन कुलकर्णी है, बहुत सारे ऑप्शन इस टीम के पास
पास है। और इसीलिए अगर हमारे 3 प्रेडिक्शन पर फटाफट से नजर डालें तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि क्विंटन डीकॉक साहब जो हैं वो 30 से ज्यादा रन हमें चिन्नास्वामी की इस मैदान पर बनाते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज सामने टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा गेंदबाजी अच्छी है नहीं, और इस तरीके की गेंदबाजी जो हर तरफ वेवर्ड होते हैं, छोटा सा मैदान है, तो डीकॉक से मैं फायरवर्क्स की उम्मीद कर रहा हूं। और दूसरा मेरा प्रेडिक्शन यह है कि क्लोज मैच हमें यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछला मैच आपको याद होगा आवेश खान का वो हेलमेट फेंकना, जीजी का इशारा करना, वहीं से राइवलरी ये पूरी स्टार्ट हुई थी और नवीन और विराट भी आमने सामने होंगे। सो बहुत ही क्लोज मैच ही होगा ऐसा मुझे लगता है। हालांकि अब गौतम नहीं है, आवेश भी राजस्थान में चले गए हैं, बट नवीन और विराट की राइवलरी, और मेरा बस ये गट फील है कि क्लोज मैच होने वाला है। लेकिन जीतेगा कौन? देखो मेरे हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स एनी डे फेवरेट रहने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मिरेकल की उम्मीद करनी पड़ेगी, कोई बहुत ही शानदार पारी, कोई बहुत ही खराब दिन लखनऊ सुपर जायंट्स का, तब जाकर के वो जीत सकते हैं। लेकिन पेपर टू पेपर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स हैंड्स डाउन चिन्नास्वामी की इस कंडीशन में फेवरेट है इस साल, और इसीलिए मैं उनके साथ जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लेकर के आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ कि भाई मेगा ऑक्शन होना चाहिए क्या नहीं, प्रेडिक्शन से एग्री करते हो या नहीं, सब कुछ कमेंट बॉक्स में फटाफट से भरकर जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी यूं ही बजाते रहो, क्योंकि जितनी भी अपडेट आने वाली है आपको इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस उसका इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।